हेलो एवरीवन। बेटा पिछले वीडियो में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा और उसमें बेसिकली आपने उनको पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स में बांटा। और बेसिकली वो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब कौन सा अकाउंट किस टाइप के अकाउंट के अंडर आएगा वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये अलग अलग अकाउंट्स दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटल, पर्सनल में आएगा। ड्राइंग्स पर्सनल में आएगा। कैश रियल में आएगा, चाहे पेड है चाहे रिसीव्ड है। तीसरा और चौथा दोनों ही रियल में आएगा। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड दोनों ही नॉमिनल में आएंगे। परचेजेज, सेल्स ये दोनों नॉमिनल में आएंगे। फर्नीचर रियल में, कैश अकाउंट रियल में, बैंक अकाउंट पर्सनल में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये पर्सनल में आएगा। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट पर्सनल में आएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, साफ साफ लिख रहा है एक्सपेंसेस, नॉमिनल में। गुडविल रियल में, पेटेंट्स रियल में। सैलरी अकाउंट नॉमिनल में। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट पर्सनल में। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि नॉमिनल अकाउंट्स के सामने या पीछे जुड़ने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रीफिक्स या सफिक्स, उपसर्ग या प्रत्यय, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। इंश्योरेंस अकाउंट ये आ जाता आपका नॉमिनल अकाउंट में। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इसका मतलब बदल गया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब जाना, तो ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये भी नॉमिनल में। तो इस तरह से आपने इनको क्लासिफाई कर दिया। नाउ द स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब डबल एंट्री सिस्टम की क्या क्या स्टेजेस हैं और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितने पार्ट इसके होते हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी सबसे पहले एंट्री कहाँ होती है, जर्नल में, वही आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड है। और जर्नल वहाँ पर अपनाई जाती है, वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पर बिजनेस का साइज स्मॉल हो। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज है तो वहाँ पर सब्सिडरी बुक्स, जो आपने अलग अलग टाइप की बुक देखी थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इस तरह की बुक्स है, 8 बुक आपने देखी थी, वो यहाँ पर अपनाई जाएंगी, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारे क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज कहलाती है। फिर है क्लासिफिकेशन। जर्नल बनाने के बाद आपने लेजर बनाया, यानी कि हर एक अकाउंट को अलग अलग बनाना, अलग अलग मेंटेन करना, वो लेजर कहलाता है। इसमें अलग अलग पेजेस हैं, वो आपने देखा था। जैसे जर्नल का फॉर्मेट आपने देखा था, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इसी तरह से लेजर का आपने देखा था। और लेजर को आप टी शेप अकाउंट भी बोलते हो। तो ये दूसरी स्टेज है, इसको हम क्लासिफिकेशन स्टेज भी बोलते हैं, यानी कि लेजर को आप क्लासिफिकेशन स्टेज भी बोल सकते हो। हर एक अकाउंट के ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी करना ताकि उसका बैलेंस हमें पता चल सके। फिर उसके बाद आ जाता है समरी। समरी में बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, अलग अलग अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वो लिखोगे और दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। इस ट्रायल बैलेंस के बेस पर आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या ग्रोस लॉस निकलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का, फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलता है। नाउ
एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और कॉजेज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। डबल एंट्री सिस्टम के फ़ायदे क्या है या ये इतनी पॉपुलर क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला ये साइंटिफिक सिस्टम है। साइंस क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करती है। तो ये भी इसी रूल पे काम करता है, क्योंकि इसमें अलग अलग रूल्स अपनाए जाते हैं। भाई जो अलग अलग टाइप के अपने अकाउंट पढ़े, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उनमें रूल्स अपनाए जाते हैं और उसी के बेस पर आप ये बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा, यानी कि रीज़न बताएगा। तो वो साइंस का है बेसिकली। फिर है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग अकाउंट्स के अंडर बांटा जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर रूल फॉलो करके उनको रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट, क्रेडिट। तो इससे क्या है, उनको मेंटेन किया जाता है। और फ्यूचर में अगर भाई कंप्लीट डिटेल पता करनी है तो इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम का ये फ़ायदा भी है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्या है, बेसिकली आप ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हो, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, और उसको आप फिर बैलेंस के तौर पर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हो। एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट, दोनों कॉलम्स का टोटल अगर इक्वल आ रहा है तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एकदम है, ठीक है। तो इससे आप क्या है, ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी हेल्प से क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जा सकता है। और साथ में पांचवा पॉइंट जैसे नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट भी बनाई जा सकती है। उसमें लायबिलिटीज़, एसेट, सारी चीज़ दिखाई जाती है। और बेसिकली बैलेंस शीट किस लिए बनाई जाती है, ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल सके कि क्या बिजनेस के पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है कि अपने कर्जे के पैसे को चुका सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। इसके बाद है 6 पॉइंट नॉलेज ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशंस, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन। भाई कितना माल बेचा, कितना खरीदा, कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना किसको देना है, कितना किससे लेना है, कितना साल के दौरान खर्च हुआ, कितना हमने कमाया, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फिर है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। डबल एंट्री सिस्टम में सारा रिकॉर्ड इस तरीके से रखा जाता है कि कोई अगर फ्रॉड करना चाहे तो फटाफट पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है, उनके लिए दिक्कत होती है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि भाई फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को अपने को 50,000 रुपये लेकर बैंक में जमा करने के लिए दिए, तो जमा करके आएगा तो वहाँ से पे इन स्लिप पे स्टैंप लगा के सारी चीज़ें मिलेंगी। उससे क्या है, अगर उसने जमा कराया है तो वो पे इन स्लिप ला के देगा, स्टैंप लगी हुई। तो इससे क्या है, पकड़ में आ जाएगा सारा। और आप कंप्लीट रिकॉर्ड भी रखते हो, जमा कराने गए हो आप लिख लेते हो, नोट कर लेते हो। फिर उसके बाद आ जाता है लीगल अप्रूवल। डबल एंट्री सिस्टम को कानून भी एक्सेप्ट करता है कि ये ठीक है, ये भाई करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज एक्ट है या अलग अलग एक्ट है, उनके थ्रू क्या है, ये अपनाया जाता है। और अगर कोई मान लो कंपनी या आपके बिजनेस के खिलाफ केस कर दे, तो ये कोर्ट में एक एविडेंस की तरह भी काम आता है। यानी कि आप पर कोई लीगली ऐसे भी इम्पोज नहीं कर सकता कि इसने गलत सिस्टम कर रखा है, नहीं, ये कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल है। फिर है कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी क्या है, आप अपने खुद का बिजनेस का कंपैरिजन कर सकते हो पिछले रिकॉर्ड्स के साथ। भाई पिछले साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया था, उससे पिछले साल कितना कमाया था, और करंट में कितना कमाया है। या खर्चों को भी आप कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हो। और अननेसेसरी कोई कहीं पर खर्चा हुआ है या कोई कमी रह गई है, उसको आप दूर कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये है। इसके अलावा आप अपने सेम टाइप के बिजनेस जो आपके कंपटीशन में हैं, उनसे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग।
भाई मैनेजमेंट डिसीजन लेती है बिजनेस से रिलेटेड, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, बेसिकली उनकी हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट फटाफट और करेक्ट डिसीजन ले सके। फिर है सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। भाई बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये हर एक टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एक्चुअल में डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसकी डेफिशिएंसी है, कमियां हैं, ठीक है। और वो बेसिकली कमी कौन करता है, इंसान करता है। इस्तेमाल कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। मिस्टेक कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। डबल एंट्री सिस्टम की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। भाई मान लो जैसे कीबोर्ड है कंप्यूटर का, ठीक है, आप उसमें ए की दबाते हो तो स्क्रीन पे ए शो होगा। अगर आप बी दबाओगे और सोचते हो कि ए आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें मिस्टेक कंप्यूटर की नहीं, आपकी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की है। तो इसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम की कमियां हैं, लेकिन वो भी इंसान की वजह से हैं। अब कुछ एक कमियां हैं वो देख लेते हैं। तो पहला सबसे बड़ी बात, ये एक महंगा सिस्टम है क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो कर लें। हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ये बता सको कि एक पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा। फिर इसके अलावा भाई जैसे ट्रायल बैलेंस आपने देखा, तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या है, वो आप चेक करते हो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। भाई डबल जो डेबिट बैलेंस है उसका कॉलम अलग है और क्रेडिट बैलेंस है उसका कॉलम अलग है, दोनों साइड का टोटल बराबर है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी मिस्टेक होती है, टोटल बराबर आ जाए लेकिन फिर भी मिस्टेक रह जाती है, तो वो मिस्टेक पकड़ में आसानी से नहीं आती है। तो ये यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है। अब जैसे एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब चूक, यानी कि जब कोई चीज़ छूट जाती है, रह जाती है। अब मान लो आपने एंट्री नहीं की है, ना डेबिट पे ना क्रेडिट पे, कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो कहाँ से पकड़ में आएगा, ठीक है। ना तो डेबिट पे बैलेंस बढ़ेगा ना क्रेडिट पे, ठीक है ना। मान लो अगर ऐसा होता, भाई डेबिट पे कर दिया आपने एंट्री और क्रेडिट पे एंट्री नहीं की, तो फटाफट पकड़ में आ जाता कि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जब आपने एंट्री नहीं की है तो वो पकड़ में नहीं आ सकता। फिर एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब रॉन्ग अमाउंट। मान लो 2000 का फर्नीचर खरीदा था कैश में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 तो कैश अकाउंट 2000, लेकिन आपने दोनों साइड पे क्या लिख दिया, 200 200, तो वो भी पकड़ में नहीं आएगा। फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, वो आपको पता है रूल क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपने माल खरीदा, गुड्स खरीदे, ठीक है, लेकिन आपने गलती से मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। हालांकि देखो परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है, मशीनरी खरीदते हो तो मशीनरी भी डेबिट होता है, या उल्टा लगा के चलो, मशीनरी आपने खरीदी थी और परचेजेज अकाउंट में डाल दिया तो गलत हो गया, क्योंकि मशीनरी असेट्स में आती है और जो गुड्स है वो परचेजेज में डाले जाएंगे, वो अलग है। नॉमिनल अकाउंट है परचेजेज और मशीनरी अकाउंट है रियल अकाउंट, तो दोनों में वही है, डेबिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई ना, प्रिंसिपल गलत हो गया, मशीनरी डेबिट होनी थी, परचेजेज डेबिट कर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ एक मिस्टेक हुई है और दूसरी मिस्टेक ऐसी हुई है उसने पहले मिस्टेक के असर को ख़त्म कर दिया है, यानी कि नील कर दिया। तो इन तरह की मिस्टेक्स को हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, यानी कि एक मिस्टेक जो हुई है उसका असर दूसरी मिस्टेक ऐसी हुई है पहले का जो असर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में हम बेसिकली कह देते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम की कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें ना कोई डिसएडवांटेजेस है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इंसान की तरफ से होती है, वो इंसान गलती कर रहा है तो उसमें वो रेस्पॉन्सिबल है, डबल एंट्री सिस्टम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये लास्ट में प्रूव हो जाता है कि एक सिस्टमेटिक भी है, साइंटिफिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ में, और इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको
हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।